नमस्ते। हिंदी वर्तनी की अशुद्धियां और समाधान के इस विशेष पाठ में बहुत बहुत स्वागत है। यह प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की शिक्षिका रश्मि विश्वास यानी मेरे द्वारा तैयार की गई है। आज हम हिंदी भाषा की एक बहुत ही आम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चुनौती पर बात करेंगे। लिखते समय होने वाली अशुद्धियां और उन्हें कैसे सुधारा जाए। यह व्याख्यान एक ऐसा प्रयास है जिससे हम सभी अपनी रोजमर्रा की लिखाई में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ अपनी इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए बहुत संक्षेप में आज की रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, वर्तनी और अशुद्धियों के कारण। दूसरा, मात्रा और वर्ण दोष। तीसरा, क्रम और उच्चारण। चौथा, संयुक्त अक्षर और अनुस्वार। पांचवा, सुधार के उपाय। और अंत में एक छोटा सा अभ्यास, आओ अशुद्धियां सुधारें। तो शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, वर्तनी और अशुद्धियों के कारण। देखिए, सही वर्तनी का ज्ञान होना हमारी भाषा का मूल आधार है। कभी विचार किया है कि क्या हो अगर एक छोटी सी गलती, महज एक मात्रा या एक बिंदु की चूक हो जाए? इससे आपके पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल सकता है। जो बात कही जा रही है उसका मतलब कुछ का कुछ निकल सकता है। इसीलिए अपने विचारों को बिल्कुल सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वर्तनी कहते किसे हैं। आसान शब्दों में कहें तो वर्तनी का अर्थ है लिपि चिन्हों के रूप और उनका संयोजन, यानी किसी भी शब्द को लिखने के लिए जिन अक्षरों और मात्राओं का हम चुनाव करते हैं और उन्हें जिस तरह से एक साथ जोड़ते हैं उसे ही संयोजन कहते हैं। बस इसी पूरी प्रक्रिया को वर्तनी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमसे ये गलतियां होती क्यों हैं? इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है ध्वनि संबंधी भ्रम, यानी जब सुनने में कुछ धोखा हो जाए। दूसरा है व्याकरण की कमी, जब नियमों का सही ज्ञान न हो। और तीसरा, जो सबसे आम है, वो है अशुद्ध उच्चारण। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी शब्द को बोला ही गलत जाएगा तो निश्चित रूप से उसे लिखा भी गलत ही जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, मात्रा और वर्ण दोष। हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें लिखते समय मात्राओं को लेकर काफी संशय बना रहता है। लेकिन एक छोटा सा नियम है, अगर उच्चारण सही हो तो सही मात्रा लगाना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अतिथि शब्द को ही ले लीजिए। इसमें त और थ दोनों पर छोटी ई की मात्रा लगती है। वहीं ऊर्जा शब्द में हमेशा बड़ा ऊ लगाया जाता है। ध्यान से बोलने पर यह अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसी कड़ी में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरणिक शब्द आते हैं, आगम और लोप। शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब किसी अनावश्यक अक्षर या मात्रा को जोड़ दिया जाता है तो उसे आगम कहते हैं, और इसके ठीक विपरीत जब किसी आवश्यक अक्षर या मात्रा को लिखना छूट जाता है तो उस व्याकरणिक त्रुटि को लोप कहा जाता है। इसे इन उदाहरणों से समझते हैं। अक्सर देखने में आता है कि अत्यधिक लिखा जाता है जहां आ की मात्रा का फालतू आगम कर दिया गया है। शुद्ध शब्द होता है अत्यधिक। इसी तरह एक और शब्द है अगामी, जहां आ की मात्रा का लोप हो गया है जबकि सही और शुद्ध शब्द है आगामी। स्वर और व्यंजन दोनों पर ही बहुत बारीकी से ध्यान देना आवश्यक है। अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, क्रम और उच्चारण। व्याकरण की भाषा में इसे वर्ण व्यतिक्रम कहा जाता है। व्यतिक्रम का सीधा सा अर्थ है शब्दों में इस्तेमाल होने वाले वर्णों को उनके सही स्थान की जगह किसी और क्रम में लगा देना। जब भी जल्दबाजी में लिखा जाता है ये उच्चारण सही नहीं होता, तब वर्णों का ये क्रम अक्सर बिगड़ जाता है। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर बहुत अनुभवी लोगों से भी हो जाती है, जैसे चिन्ह लिखना। ये पूरी तरह अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है चिन्ह, जिसमें ह आधा होता है और वो न से पहले आता है। इसी तरह बहुत जगह ब्रह्मा लिखा हुआ मिलता है, जबकि वर्णों का सही क्रम ब्रह्म है, जिसमें ह पहले आता है और म उसके साथ जुड़ा होता है। हमारा चौथा भाग बहुत ही रोचक है, संयुक्त अक्षर और अनुस्वार। यहाँ हमें अनुस्वार और अनुनासिकता यानी चंद्र बिंदु के बीच का बुनियादी अंतर समझना है। अनुस्वार केवल एक बिंदु होता है, जैसे अंकुर या संहार में, और चंद्रबिंदु का प्रयोग आंसू, गांधी, चांद जैसे शब्दों में होता है।
ध्वनि के भ्रम के कारण अक्सर चंद्रबिंदु की जगह केवल अनुस्वार लगा दिया जाता है। चूंकि इनके उच्चारण का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए बोलते समय इस अंतर को महसूस करना और फिर सही चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं हिंदी भाषा की सबसे आम गलती के बारे में, र और रेफ का नियम। रेफ वह र है जो किसी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इसका सरल सा नियम ये है कि रेफ का उच्चारण जिस अक्षर से पहले होता है वो हमेशा उसी अक्षर के ऊपर लगता है। इसीलिए आशीर्वाद में र की ध्वनि शी के बाद आती है, इसीलिए रेफ वा पर लगता है। आशीर्वाद लिखना सर्वथा अशुद्ध है। हमेशा याद रखें, शुद्ध शब्द आशीर्वाद है। अब आते हैं 5वें भाग पर, अशुद्धियों में सुधार के उपाय। छात्रों के लिए यहाँ कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक सुझाव हैं जिन्हें रोजमर्रा की आदत बनाना चाहिए। पहला, शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखें और उन्हें जोर जोर से बोलकर अभ्यास करें। दूसरा, नियमित रूप से पढ़ने और लिखने की आदत डालें। जब नियमित रूप से पढ़ा जाता है तो शब्दों की सही वर्तनी मस्तिष्क में छप जाती है और आप सही शब्दों की छवि अपने मन में बना पाते हैं। और तीसरा, सबसे अहम सुझाव, जब भी किसी शब्द को लेकर मन में थोड़ा सा भी संदेह हो तो हमेशा शब्दकोश का उपयोग करें। अपना शब्दकोश अपने पास रखें, वह आपका सबसे सच्चा मित्र है। और अब अंत में हमारा छठा भाग, आओ अशुद्धियां सुधारें, जहां हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। जरा सोचिए और पहचानिए, इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या ये अतिथि है जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी है, या फिर अतिथि है जिसमें दोनों मात्राएं छोटी ई की हैं? कुछ सेकंड लीजिए और उस नियम को याद करने की कोशिश कीजिए जो हमने मात्रा प्रयोग वाले भाग में सीखा था। और बिल्कुल सही उत्तर है अतिथि। मन में सही अनुमान लगाने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि शब्दों को एकाग्रता से देखा और पढ़ा जाए तो मात्राओं की गलती से आसानी से बचा जा सकता है। इस पाठ का अंत एक विचारणीय प्रश्न के साथ करना उचित होगा। क्या केवल एक मात्रा या बिंदु की गलती से पूरे वाक्य का अर्थ बदल सकता है? जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था, इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नियमित अध्ययन किया जाए, सही उच्चारण का अभ्यास हो और संशय होने पर हमेशा शब्दकोश का उपयोग किया जाए। इसी सकारात्मक विचार के साथ मैं रश्मि विश्वास अब विदा लेती हूँ। सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपनी भाषा को और भी शुद्ध तथा सुंदर बनाते रहिए। धन्यवाद।